तो आज हम लोग बायोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें फेफड़ा, इसके कार्य, हम सांस कैसे ग्रहण करते हैं, गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, पूरी डिटेल्स में जानकारी हासिल करेंगे। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र जो है ये क्या होता है, श्वसन तंत्र होता क्या है ये पहले जानना जरूरी है कि जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी लोग श्वसन करते हैं। श्वसन के बिना यानी कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, और इसके बिना कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधा जीवित नहीं रह सकता है। तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम वैसे सभी अंगों को शामिल करते हैं जिसके माध्यम से हम वायु अपने शरीर में ग्रहण करते हैं और वायु को शरीर से छोड़ते हैं, यानी कि वायु का आदान प्रदान करने वाले उन सभी अंगों को श्वसन तंत्र कहा जाता है। ओके, श्वसन तंत्र का नियंत्रण कौन करता है हमारे शरीर में? तो ब्रेन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये श्वसन तंत्र का नियंत्रण करता है। ओके, अब आइए हम मानव शरीर में कौन कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है ये पहले देख लीजिए। मानव शरीर में कौन कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है? तो फेफड़ा है, लंग्स है, नाक यानी नोज है, ग्रसनी यानी फेरिंग्स है, स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स है, श्वास नली यानी ट्रैकिया है और ब्रोंकाइल है, यानी कि ये 6 प्रमुख श्वसन अंग है। इन 6 प्रमुख श्वसन अंगों में सबसे प्रमुख है फेफड़ा, लंग्स है। लंग्स के बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सबसे प्रमुख श्वसन अंग है फेफड़ा। ओके, तो इसमें जो है श्वसन अंगों में आपका नाक से शुरू होता है। श्वसन की क्रिया हमारे शरीर में कहाँ से शुरू होती है? तो नाक से शुरू होती है। हम नाक के माध्यम से सांस ग्रहण करते हैं। नाक में 2 छिद्र है, नासिका छिद्र 2 है, उसमें बाल होता है। बाल का काम क्या है कि वह वायु में जो धूल कण जीवाणु सब आया है वह वायु बाल के संपर्क में आने पर फंस जाता है, हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पाता है। और बाल के बाद नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में जब वायु आता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या करता है कि वायु को शरीर के टेम्परेचर के बराबर ला देता है और तब वह वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। इसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि नाक से सांस लेना स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है मुंह की अपेक्षा। अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो गर्म वायु, धूल कण, जीवाणु सब डायरेक्ट मुंह के माध्यम से डायरेक्ट हमारे फेफड़े में चला जाएगा और फेफड़ा जो है वह अस्वस्थ हो जाएगा, फेफड़े में संक्रमण हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नाक से सांस लेना बेहद स्वास्थ्यवर्धक होता है। नाक के बाद नाक के पीछे वाले अंग को ग्रसनी कहा जाता है, फेरिंग्स कहा जाता है। नाक के पीछे वाले अंग को ग्रसनी, फेरिंग्स कहा जाता है। ओके, फेरिंग्स से जुड़ा हुआ, नीचे में फेरिंग्स से जुड़ा हुआ होता है स्वर यंत्र, जिसको लैरिंग्स कहा जाता है। स्वर यंत्र लैरिंग्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है, यानी कि ऊपर में फेरिंग्स है, यहाँ पर स्वर यंत्र है और नीचे में ट्रैकिया है ना। तो ट्रैकिया, लैरिंग्स क्या है? ऊपर में ग्रसनी से और नीचे में ट्रैकिया यानी कि श्वास नली से जुड़ा होता है। ये स्वर यंत्र है। ये कहाँ स्थिति है? तो कंठ के पास देखेंगे, छूने पर हल्का सा उभार दिखाई देता है, हल्का सा उभार दिखाई देता है। यही लैरिंग्स है, स्वर यंत्र है जो कि हमारे शरीर में ध्वनि का उत्पादन करता है ना। यहाँ कंपन होता है जिसके कारण ध्वनि निकलती है। इसकी संख्या कितनी है हमारे शरीर में? इसकी संख्या 2 है। लैरिंग्स की संख्या 2 है। इसका साइज कितना है? तो मेल में, पुरुषों में लैरिंग्स की साइज लगभग 44 मिलीमीटर है और महिलाओं में
लगभग 36 मिलीमीटर होता है लैरिंग्स की साइज, स्वर यंत्र की साइज। ओके, तो ये लैरिंग्स हम लोग को क्लियर समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे, लैरिंग्स के प्रवेश द्वार पर, लैरिंग्स के प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती के समान की संरचना होती है। इसको कहा जाता है इपीग्लॉटिस। क्या कहा जाता है? इपीग्लॉटिस। ठीक है, इपीग्लॉटिस क्या काम करता है, तो ये इसमें हम थोड़ा सा फिगर में बताना चाहेंगे। देखिए ये आपका लैरिंग्स है, ठीक है, ये यहाँ पर दो भाग हो गया, ये हो गया आपका, ये वाला भाग श्वास नली हो गया, श्वास, यहाँ पर शॉर्ट में लिखते हैं श्वास, ठीक है, और ये वाला जो नली है ये हो गया ग्रास नली, ग्रास नली में शॉर्ट में लिखते हैं ग्रास, ठीक है। ये यहाँ पर है इपीग्लॉटिस, ये इपीग्लॉटिस क्या काम करता है, जब हम सांस लेते हैं तो जो है ये भोजन नली को बंद कर देता है, इस रास्ते को बंद कर देता है, ठीक है। और जब हम भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं तो ये इपीग्लॉटिस जो है ये श्वास नली के रास्ते को बंद कर देता है, ताकि भोजन श्वास नली के अंदर प्रवेश ना कर पाए, वह भोजन ग्रास नली में चला जाए। ये स्वतः होने वाली क्रिया है, ऑटोमेटिक हमारे शरीर में होता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के दौरान बातचीत करते हैं, ज़्यादा बातचीत करते हैं, तो देखे होंगे कि कभी कभी खांसी उत्पन्न हो जाता है, सरक जाता है भोजन, है ना। भोजन सरकने का कारण क्या है, तो जो है ये इसका कारण क्या है, तो कुछ लोग कहते हैं कि कोई हमको याद कर रहा है इस कारण सरक गया। नहीं, ऐसा क्या है कि भोजन जो जब हम भोजन कर रहे हैं और उस समय बातचीत भी करते हैं, तो ये इपीग्लॉटिस जो है, ये इपीग्लॉटिस जो है, ये यहाँ पर दिखाते हैं, ये इपीग्लॉटिस जो है यह श्वास नली के रास्ते को हल्का सा खोल देता है ना। भोजन करने के दौरान बातचीत कर रहे हैं तो इपीग्लॉटिस का ढक्कन जो है हल्का सा खुल जाता है, श्वास नली में भोजन प्रवेश करना शुरू करता है। जैसे श्वास नली में भोजन जाएगा, हमें खांसी आएगा, हम सरक जाएगा भोजन, ठीक है, जोर से खांसी आएगा, तो ये कारण है। तो इपीग्लॉटिस यहाँ पर है, लैरिंज के प्रवेश द्वार पर इपीग्लॉटिस संरचना है। इसका आकार कैसा है, तो पत्ते के समान, पौधे के पत्ते के समान इसकी संरचना इपीग्लॉटिस। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है। लैरिंग्स के ठीक नीचे, अब लैरिंग्स नीचे में हम लोग देखें कि लैरिंग्स ऊपर में ग्रसनी से जुड़ा हुआ है और नीचे में ट्रैकिया यानी कि श्वास नली से जुड़ा हुआ है। ट्रैकिया यानी कि श्वास नली से, श्वास नली की लंबाई कितनी है, तो 12 सेंटीमीटर यह लंबी है। श्वास नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर लंबी है। मोटाई कितनी है, तो लगभग 0.6 से 0.8 इंच, 0.6 से 0.8 इंच यह इसकी मोटाई है। लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर, किसकी, श्वास नली की लंबाई। श्वास नली में जो है वह श्वास नली देखिए क्या है, तो यहाँ पर हम लोग अभी चर्चा किए कि ये एक नली है, एक मिनट, ये एक नली है, ठीक है, यहाँ पर 2 नली हो गया, ये वाला जो नली है ये श्वास नली है। अब ये श्वास नली भी 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, ये भाग चला गया, ये भाग, ये एक फेफड़ा बन गया और ये एक दूसरा फेफड़ा बन गया। तो ये जो नली है, ये वाला नली है ना, ये नली श्वास नली, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और ये श्वास नली दोनों फेफड़े में विभक्त हो गया, मतलब 2 फेफड़े में दोनों नली चला गया, ठीक है, 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। ये दोनों जो शाखा, ये वाला शाखा और ये वाला शाखा, इसको कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकाइल, पीबी कहा जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाइल कहा जाता है। जो श्वास नली दोनों फेफड़े में विभक्त हो रहा है, तो दोनों शाखाओं का नाम क्या है,
प्राइमरी ब्रोंकाइल, इसको हम फिगर के माध्यम से भी आगे बताएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं, श्वास नली क्लियर हो गया। फिगर देख लीजिए, यहां पर देखिए यहां पर ये फिगर में देख रहे हैं, फिगर ये लैरिंग्स है, जो बोले कंठ के पास जो उभरा वाला भाग है लैरिंग्स, ये देख रहे हैं लैरिंग्स है, ठीक है। ये ट्रैकिया, यहीं पर दो भाग डिवाइड हो गया, यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये भोजन नली नीचे जा रहा है और ये ट्रैकिया हो गया, ठीक है, ट्रैकिया हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया जो है ये ट्रैकिया, ये वाला भाग ट्रैकिया है। ये दो शाखा में विभक्त हो रहा है, देख रहे हैं, लग रहा है कि उल्टा हुआ पेड़, उल्टा पेड़ का चित्र है, ठीक है। और ये ट्रैकिया जो है ये दो भाग में डिवाइड हो गया। इसी दोनों भाग को कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकाइल, पीबी कहा जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाइल, ठीक है। ये प्राइमरी ब्रोंकाइल हो गया, क्लियर है। ये आपका डायफ्राम हो गया, इस तरह का संरचना है, ये डायफ्राम हो गया, ठीक है। ये वाला जो संरचना है ये पसली है, रिब्स हम लोग पढ़े थे, है ना, 12 रिब्स, दाएं और 12 रिब्स, बाईं और 12 रिब्स। ये रिब्स ही फेफड़ा को आंतरिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। ये लेफ्ट लंग्स है, ये राइट लंग्स। ओके, फिगर हम लोग देख चुके हैं। तो फेफड़ा कहाँ, वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा यानी कि थोरेसिक कैविटी में दोनों फेफड़ा है। दोनों फेफड़ा हार्ट के दोनों ओर स्थित होता है, हार्ट के दोनों ओर स्थित होता है ना। बीच में हार्ट है, थोड़ी बाईं ओर, दाईं ओर फेफड़ा और बाईं ओर एक फेफड़ा होता है। ओके, इसका रंग कैसा है, तो इस फेफड़े का रंग कैसा है, रंग लाल होता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जो राइट साइड में स्थित जो फेफड़ा है वह लेफ्ट साइड वाले फेफड़े की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। इसका रीजन क्या है कि हार्ट, हृदय जो है वह बीच में थोड़ी बाईं ओर झुका हुआ रहता है, इसलिए हार्ट भी बाईं ओर के कुछ भाग को घेरे रहता है। यही कारण है कि बायां फेफड़ा जो है कुछ छोटा होता है दाएं फेफड़े की अपेक्षा। दोनों फेफड़े का वजन लगभग 1.3 kg होता है, 1.3 kg। इसमें पुरुषों के शरीर में जो फेफड़ा का वजन होता है वह महिलाओं से कुछ बड़ा होता है, लेकिन लगभग में कहेंगे 1.3 kg दोनों फेफड़े का वजन, ठीक है। दोनों फेफड़ा एक झिल्ली से घिरा रहता है। दोनों फेफड़े के चारों तरफ एक आवरण होता है, एक झिल्ली होता है। इस झिल्ली का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या नाम है, प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है झिल्ली का नाम। ओके, उसके बाद जो है देखते हैं दाएं फेफड़े में 3 लोब्स और बाएं फेफड़े में 2 लोब्स होता है। लोब्स मतलब पिंड, पिंड मतलब क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पर फिगर में देखे बता रहे हैं, ये फेफड़ा हो गया, ठीक है। तो दायां फेफड़ा है ना, दायां फेफड़ा में 3 लोब्स, ये लोब्स हो गया, 1 2 3 लोब्स हो गया। और बायां फेफड़े में 2 लोब्स होता है, ये पिंड होता है ना, 1 2 3। दाएं फेफड़े में लोब्स हो गया, बाएं फेफड़े में 2 लोब्स हो गया, ठीक है। प्रत्येक फेफड़े हो गया आपका झिल्ली, ये झिल्ली है। इस झिल्ली का क्या नाम है, प्लूरल मेम्ब्रेन झिल्ली है, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन। दाएं फेफड़े में कितने लोब्स, 3 लोब्स। बाएं फेफड़े में कितने लोब्स, 2 लोब्स। दोनों फेफड़े का वजन कितना है, 1.3 kg, 1.3 kg। महिलाओं का फेफड़ा पुरुषों के फेफड़े की अपेक्षा कुछ छोटी होती है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं, देखते हैं अब क्या है कि प्रत्येक फेफड़े में जो है एल्वियोलाई पाया जाता है। वायु कोशिका या वायु थैली कहा जाता है, वायु थैली इसका नाम है। प्रत्येक फेफड़े में होता है आपको एल्वियोलाई। यहाँ पर थोड़ा सा फिगर में देखकर मैं बताना चाहूँगा, ये 2 फेफड़ा है, ये यहाँ पर छोटा छोटा इस तरह का बहुत सारा इस तरह का असंख्य, लगभग 300 करोड़ की संख्या में वायु थैली पाया जाता है, एल्वियोलाई। सोच सकते हैं कि
इसका आकार कितना सूक्ष्म होगा, 300 करोड़ वायु थैली है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई कहा जाता है, एल्वियोलाई, है ना। दोनों फेफड़े में एल्वियोलाई पाया जाता है, वायु थैली। ये वायु थैली क्या काम करता है, तो अभी हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जीव जंतु है वायु को ग्रहण करता है, वायु को छोड़ता है। तो जब हम सांस लेते हैं, तो सांस जो वायु जो है हमारे फेफड़ा में गया, और जब हम सांस जोर से देते हैं तो देखते होंगे जो है फेफड़ा छाती फूला हुआ रहता है। इसका कारण क्या है कि फेफड़े में उपस्थित जो एल्वियोलाई है, ये एक प्रकार के बैलून के समान की संरचना है। बैलून है इस तरह का, इसमें वायु गया, ये फूल गया, वायु भर गया, इसलिए नाम है वायु थैली। ठीक है, ये जैसे फूला तो हमारा छाती जो फूला हुआ लगता है। ठीक है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा छाती पिचक जाता है। इसका कारण क्या है, इसी वायु थैली से वायु हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। ओके, तो ये वायु थैली जो दोनों फेफड़े में पाया जाता है। ठीक है, वो फेफड़े में उपस्थित एल्वियोलाई में आरबीसी तो पूरे बॉडी में, शरीर के सभी भाग में। और हम जानते हैं कि आरबीसी का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आया रहता है ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में करता है। ठीक है, और जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है तो हीमोग्लोबिन ही कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा में पहुंचाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हमारे शरीर के बाहर हो जाता है। तो सांस लेने की दो क्रिया, इंस्पायरेशन यानी कि निःश्वसन, एक्सपायरेशन यानी निःश्वसन, इंस्पायरेशन निःश्वसन, सांस लेने की क्रिया, लेने में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और सांस छोड़ने की क्रिया एक्सपायरेशन, सांस छोड़ने में हम कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। इसको इस अर्थ में भी समझ सकते हैं कि योग में हम लोग अनुलोम और विलोम करते हैं। तो अनुलोम क्या हो गया, इंस्पायरेशन, विलोम हो गया एक्सपायरेशन, सांस लेने की क्रिया, सांस छोड़ने की क्रिया। ये जो है जीवन भर ये हमारे शरीर में जो है ये ऑटोमेटिक होता है, और इसका नियंत्रण जो है वह मेडुला करता है। ब्रेन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है मेडुला, इसका नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा, श्वसन तंत्र का नियंत्रण कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ओके, तो ये सब क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे। तो गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन। अभी चर्चा की हम लोग कि जब हम सांस लिए तो वायु प्रवेश किया, वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%। लेकिन जितना हम नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, हमारा शरीर 78% नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो 78% नाइट्रोजन हमारा शरीर छोड़ देता है। बाहरी नाइट्रोजन को, वायु वाले नाइट्रोजन को हमारा शरीर ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा गैस है वह नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम लोग वायु हमारे फेफड़े में गया तो वहां पर हीमोग्लोबिन है फेफड़ा में, हीमोग्लोबिन क्या किया, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और बना दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, Hb यहाँ लिख देते हैं, Hb हीमोग्लोबिन हो गया, है ना। ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन रिएक्शन किया, क्या बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये शुद्ध ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और इसका परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन पूरे शरीर में किया। और जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बना, जो एक उत्सर्जित पदार्थ है, तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर दिया और बनाया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड किया। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन फेफड़ा में पहुंचा दिया, और जब हम सांस छोड़े तो फेफड़े के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के बाहर निकल गया। ठीक है,
तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हम लोग ऑक्सीजन जो है वह 21% प्राप्त करते हैं वायु के माध्यम से, और जब छोड़ते हैं तो 16% ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसमें जो है 5% ऑक्सीजन हमारे शरीर में ऑब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम ग्रहण करते हैं 0.03% और छोड़ते 4%, यानी कि अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हमारे शरीर में होता है। कितना छोड़ते हैं? 4%। कितना ग्रहण करते हैं? 0.03%। ओके, तो ये हो गया आपका गैस का। अब आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? चर्चा किए कि ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में करता है, अभी चर्चा कर चुके इसके बारे में। ठीक है, और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तब हीमोग्लोबिन CO2 को फेफड़े तक पहुंचाता है। अभी चर्चा किए कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये फेफड़ा में पहुंचाएगा, और जब हम सांस लेंगे तो ये फेफड़े के बाहर हो जाएगा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े के बाहर निष्कासित हो जाएगा। ये जीवन भर ये एक प्रकार का मैकेनिकल फंक्शन है जो स्वतः हमारे शरीर में जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक ये क्रिया चलती रहती है, और इस क्रिया का नियंत्रण ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। ओके, तो ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन का। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कोशिकीय श्वसन। जीवों के शरीर में दो प्रकार का श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार का होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है इसको कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और दूसरा है एनारोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन, है ना। ऑक्सी श्वसन अनॉक्सी श्वसन क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो ऑक्सी श्वसन पहले देख लीजिए क्या है ये ऑक्सी श्वसन। ठीक है, ऑक्सी श्वसन मतलब नाम से ही इसका काम जान रहे हैं, ऑक्सी श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन की क्रिया होती है तो उसको ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है ना। ऑक्सी श्वसन सभी जीवों के शरीर में श्वसन का क्रिया कौन सा होता है तो ऑक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन क्या है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज विघटित हो जाता है यानी कि ऑक्सीकरण हो जाता है उस श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। हम मानव में भी ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है और ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसमें देखिए ये रिएक्शन दिया हुआ है C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हुआ और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ग्लूकोज को इसी कारण ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, जीवों में जो भी ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है, जीवों के शरीर में जो भी ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है वह कहाँ संपन्न होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया जो है वह कोशिका का एक महत्वपूर्ण पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसका संरचना ऐसे होता है। इसमें एक ये संरचना इस तरह का ये यहाँ पर ऐसे संरचना, ये है ऑक्सीसोम। इसी ऑक्सीसोम में जो है क्रेब्स चक्र के माध्यम से, क्रेब्स एक वैज्ञानिक का नाम है, वही इस चक्र का पता लगाए तो क्रेब्स साइकिल के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी कारण हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का एनर्जी हाउस कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है।
तो समस्त जीवों के शरीर में ऑक्सीश्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीश्वसन की क्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में? ऑक्सीसोम भाग में होता है। चक्र का नाम याद रखिएगा, क्रेब्स साइकिल, और इसके माध्यम से ऊर्जा बनता है। ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो एटीपी। एटीपी क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एक ऊर्जा है। ये एटीपी बनता है तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। जब हम सांस लेते हैं, देखते होंगे, जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने आप को मतलब रिलैक्स महसूस करते हैं, लगता है कि हमें ऊर्जा मिल गया। तो ये सांस जब लेते हैं तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है ना। और इसमें जो है ग्लूकोज का विघटन होता है और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना और इससे एनर्जी बना, और ये एनर्जी क्या है? एटीपी, जिसके कारण हमारा शरीर रिलैक्स महसूस करता है। ओके, तो ये ऑक्सीश्वसन हो गया। अब दूसरा देखते हैं अनऑक्सीश्वसन क्या है। अनऑक्सीश्वसन, अनऑक्सीश्वसन किसमें होता है पहले ये देख लीजिए, ठीक है। अनऑक्सीश्वसन जो है ये आपका अनऑक्सीश्वसन, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, नाम से ही काम जानिए, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसको अनऑक्सीश्वसन कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया एवं ईस्ट यानी कवक की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है कि किस जीव में अनऑक्सीश्वसन की क्रिया लगातार होती है? तो बैक्टीरिया और ईस्ट में अनऑक्सीश्वसन ही प्रायः होता है, बैक्टीरिया एवं ईस्ट यानी कि कवक में। और अनऑक्सीश्वसन से कौन सा उत्पाद बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल। अनऑक्सीश्वसन का दूसरा नाम शर्करा किण्वन है, किण्वन। शुगर फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, शुगर फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम है? अनऑक्सीश्वसन में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ग्लाइकोलाइसिस। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस जो है, अनऑक्सीश्वसन में ग्लाइकोलाइसिस होता है। अनऑक्सीश्वसन प्रायः कहाँ होता है? तो अनऑक्सीश्वसन देखिए आपको कवक में और बैक्टीरिया में होगा। इसके अतिरिक्त जीवों में कब होगा? जीवों के शरीर में अनऑक्सीश्वसन कब होगा? तो जीवों के शरीर में अनऑक्सीश्वसन जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में, पौधों में अंकुरित होते बीज में, फलों में थोड़े समय के लिए अनऑक्सीश्वसन होगा। वैसे समय में जहाँ पर कि हम मतलब हमें ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो वहाँ पर जो श्वसन का क्रिया होगा वह अनऑक्सीश्वसन होगा। लेकिन ईस्ट में यानी कि कवक में और बैक्टीरिया में श्वसन की प्रक्रिया कौन सी होगी? अनऑक्सीश्वसन होगा। अनऑक्सीश्वसन के संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया, तो ग्लाइकोलाइसिस है ना, अनऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, ये देख लिए। ग्लाइकोलाइसिस का पता सबसे पहले कौन लगाए? तो 3 वैज्ञानिक का नाम याद रखना, एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्सन। एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्सन है ना, इसको EMP कहा जाता है ना। एम्बडेन, सॉरी यहाँ पर E होगा, AN में होगा, E होगा, ये E होगा, EMBDEN, इसको EMP पथ कहा जाता है। EMP मतलब E से एम्बडेन, M से मेयरहॉफ, P से पार्सन, EMP पथ। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है? EMP पथ। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया, अनऑक्सीश्वसन जो प्रक्रिया होगा वो जीवों के किस अंग में होगा? जैसे ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया हम लोग देखें कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो अनऑक्सीश्वसन की क्रिया कहाँ होगी? तो साइटोप्लाज्म में होगी, कोशिका द्रव में होगी। और ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये ध्यान में रखना है। और
अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होगी? तो कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में होगा। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में अनॉक्सी श्वसन होगा। और अनॉक्सी श्वसन के क्रिया में सबसे अंत में कौन सा उत्पाद बनता है? बेहद महत्वपूर्ण है, पायरुविक एसिड। सबसे अंत में कौन बनेगा? पायरुविक एसिड उत्पाद बनता है। किसमें? अनॉक्सी श्वसन के अंत में, है ना। अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया का क्या नाम है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम ईएमपी पथ। ईएमपी पथ क्यों नाम पड़ा? तो इम्बडेन मेयरहॉफ पार्सन इसकी प्रक्रिया की खोज किए, इसलिए इसका दूसरा नाम है ईएमपी पथ। अनॉक्सी श्वसन किस अंग में होगा? तो कोशिका के साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। ओके, तो ये आपका हो गया ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि विभिन्न जीव, है ना, का श्वसन का अंग कौन है, यानी कि किस अंग के माध्यम से वह श्वसन का कार्य करते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है, स्किन के मार्फत सांस लेता है? तो ये ध्यान में रखना है। जोंक है, केचुआ है, मेढक। जोंक, केचुआ, मेढक त्वचा से सांस लेते हैं। इनकी त्वचा हमेशा भीनी भी रहती है, ठीक है, ये हमेशा नमी वाली जगह पर रहेंगे। दूसरा है गलफड़ा। गलफड़ा के माध्यम से कौन सांस लेता है ना? गलफड़ा के माध्यम से तो मछली, टेडपोल, केकड़ा। मछली, टेडपोल, केकड़ा जो है गलफड़ा के माध्यम से सांस लेते हैं। तीसरा श्वास नली या दूसरा नाम है क्लोम। श्वास नली या क्लोम के माध्यम से कौन सांस लेता है? तो कीट। ओके, फेफड़ा के माध्यम से मनुष्य और अन्य स्तनधारी जीव जो है वह सभी फेफड़ा के माध्यम से सांस लेते हैं। ओके, साधारण मनुष्य जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? एक वयस्क मनुष्य है, वयस्क और स्वस्थ मनुष्य है, वह 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो वह 1 मिनट में कितनी बार सांस लेगा, ये ध्यान में रखना है। तो 1 मिनट में वह 16 से 18 बार, 16 से 18 बार वह सांस लेता है। 1 मिनट में 16 से 18 बार। नवजात जो बच्चे हैं वह 1 मिनट में लगभग 35 बार प्रति मिनट सांस लेते हैं। नवजात जो बच्चे हैं वह 1 मिनट में कितनी बार सांस लेंगे? 35 मिनट, सबसे ज्यादा। और वयस्क अगर कोई व्यक्ति है तो 1 मिनट में 16 से 18 बार, ध्यान में रखेंगे, सांस लेते हैं। 16 से 18 बार। ओके, 16 से 18 बार, ठीक है। एक बार सांस लेने में लगभग, एक बार सांस लेने में लगभग 500 ml, मिलीलीटर हम हवा को फेफड़े में भेजते हैं। 500 मिलीलीटर हवा फेफड़े में प्रवेश करता है। एक वयस्क मानव की औसत कुल फेफड़े की क्षमता 5 से 6 लीटर होता है। यानी कि हम कितना अधिक से अधिक हवा को फेफड़ा में भर सकते हैं? तो लगभग 5 से 6 लीटर। एक बार जब हम सांस लेते हैं तो कितना हवा हमारे फेफड़े में प्रवेश करता है? 500 मिलीलीटर। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, हल्का सा चर्चा करेंगे यहाँ पर फेफड़े से होने वाले रोग। फेफड़े से होने वाले रोग, कुछ रोगों का। तो सबसे प्रसिद्ध रोग जो कि आप लोग में से सभी लोग जानते भी होंगे, टीबी है। सबसे प्रसिद्ध रोग है टीबी, जिसको कि ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। इसमें फेफड़ा ही संक्रमित होगा, व्यक्ति बहुत ज़्यादा खांसी होगा और खांसते खांसते उसके मुंह से ब्लड आने लगेगा। टीबी का दूसरा नाम तपेदिक, यक्ष्मा, क्षय रोग भी है। ओके, दूसरा बीमारी आस्थमा। आस्थमा ये दमा इसको कहा जाता है, ये भी फेफड़े से संबंधित बीमारी है, ठीक है। तीसरा बीमारी है ILD। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे टीबी का, है ना। फेफड़े से संबंधित बीमारी में हम लोग देखे थे टीबी, है ना। टीबी जिसका दूसरा नाम है ट्यूबरकुलोसिस हो गया।
इसका हिंदी नाम तपेदिक यक्ष्मा क्षय रोग भी कहा जाता है। टीबी है ना, तपेदिक इसका दूसरा नाम है। टीबी का दूसरा नाम क्या है? तपेदिक यक्ष्मा क्षय रोग भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद आपका आस्थमा हो गया। आस्थमा का दूसरा नाम है दमा, हिंदी में दमा कहा जाता है। ओके, और अभी तो कोरोना का काल है, तो कोरोना भी फेफड़े से संबंधित बीमारी है, इसके बारे में सभी लोग जान रहे हैं, है ना। कोरोना भी फेफड़े से संबंधित बीमारी है। ओके, इसके बाद देखते हैं और कौन सा है ना। इसके बाद एक और बीमारी है ILD। ILD का पूरा नाम इंटरस्टेशियल लंग्स डिजीज। इंटरस्टेशियल लंग डिजीज का मतलब इसमें फेफड़ा सिकुड़ने लगता है ILD डिजीज में, ठीक है। दूसरा है COPD बीमारी। पूरा नाम आपका क्रोनिक, C से क्रोनिक, O से ऑब्स्ट्रक्टिव, P से पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जो व्यक्ति अत्यधिक धूम्रपान का सेवन करते हैं उनको यह रोग होता है, और ये एक प्रकार का लंग्स कैंसर होता है, ठीक है। COPD इसको कहा जाता है, ठीक है। लंग्स में किसी प्रकार का संक्रमण हुआ है, किसी प्रकार का बीमारी हुई है, इसका पता लगाने के लिए PFT टेस्ट किया जाता है। PFT टेस्ट मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी है ना, ये लंग्स का ही दूसरा नाम पल्मोनरी है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इसको कहा जाता है, ये ध्यान में रखना, PFT टेस्ट। ओके, तो ये आपका लंग से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित जो है वह पूरा क्लास मैंने लिया, पूरा डिटेल्स में लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये है, इसको जो है बार बार इसको अच्छी तरह से पढ़िए, और जो है एक एक लाइन इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।